एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भारी और दुखद माहौल से होती है। सास्के और इताची दोनों जमीन पर पड़े होते हैं। चारों तरफ तेज बारिश हो रही होती है। बिजली चमक रही होती है और आसमान की गरज उस युद्ध की गंभीरता को और बढ़ा देती है। यह वही जगह है जहां कुछ ही देर पहले दो भाइयों के बीच सबसे भयानक लड़ाई हुई थी। इसी दौरान हम दूसरी ओर टीम काकाशी को देखते हैं। कीबा अपने साथी अकामारू को बुलाता है और कहता है कि उन्हें जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। काकाशी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए यामाटो को आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। यामाटो अपने वुड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं और सामने मौजूद दुश्मन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। कीबा फैंग ओवर फैंग से हमला करता है, लेकिन टोबी बड़ी आसानी से बच जाता है। तभी पीछे से नारुतो रासेंगन के साथ हमला करता है, लेकिन वह हमला भी टोबी के शरीर के आर पार निकल जाता है, जैसे उसका शरीर असल में वहां मौजूद ही न हो। यामाटो हैरानी में कहते हैं कि अब वह पूरी तरह आज़ाद हो गया है। यामाटो फिर से अपने वुड स्टाइल से टोबी को पकड़ लेते हैं। टोबी हंसते हुए कहता है कि वह अब सांस नहीं ले पा रहा, लेकिन अगले ही पल वह उस पकड़ से बाहर निकल जाता है। यह देखकर यामाटो हैरान रह जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे हुआ। टोबी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद वह बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फिर वह बताता है कि अब वह एक खास जुत्सु का इस्तेमाल करने वाला है। यह सुनते ही काकाशी नारुतो और बाकी सभी को पीछे हटने का आदेश देते हैं। लेकिन जब टोबी उस जुत्सु का इस्तेमाल करता है तो वहां कुछ भी नहीं होता। नारुतो गुस्से में कहता है कि टोबी उन सब के साथ खेल रहा है। यामाटो भी मानते हैं कि उनका बनाया हुआ फॉर्मेशन किसी काम का नहीं निकला। कीबा हैरान होकर पूछता है कि अगर फॉर्मेशन सही था तो टोबी उनके हर हमले से कैसे बच रहा है। नारुतो सोचते हुए कहता है कि उसे लगता है कि उनका हमला टोबी को सच में लगा था, खासकर जब उसने पहली बार रासेंगन से हमला किया था। शिनो इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि शायद टोबी उन्हें मूर्ख बना रहा है। वह ऐसा दिखा रहा है कि हमले उसके शरीर के आर पार हो रहे हैं, जबकि असल में वह उन हमलों को झेल रहा है। नारुतो शिनो की बात समझ नहीं पाता, लेकिन सकुरा कहती है कि यह कोई क्लोन या जेनजुत्सु भी हो सकता है। हिनाता अपने बयाकुगन से देखती है और बताती है कि उसे टोबी में सिर्फ चक्र ही दिखाई दे रहा है, कोई ठोस शरीर नहीं। टोबी एक पेड़ पर चढ़ जाता है। यामाटो पूछते हैं कि अगर हमले उसके शरीर के आर पार हो रहे हैं तो आखिर उसका जुत्सु है क्या। काकाशी कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि उसके पास कोई बेहद खास तकनीक है। शिनो अपने कीड़ों से हमला करने की तैयारी करता है। काकाशी कहते हैं कि ऐसे हालात में अबुरामे कबीले की तकनीक ही काम आ सकती है। टोबी शिनो को पहचान लेता है और घृणा से कहता है कि अबुरामे कबीला उसे बेहद घिनौना लगता है। कीबा शिनो को आगे बढ़ने के लिए कहता है। शिनो शांत स्वर में कहता है कि पिछली बार सास्के के मिशन में उसे पीछे छोड़ दिया गया था, लेकिन इस बार वह पूरी ताकत से लड़ेगा। वह अपने कीड़ों से हमला करता है, लेकिन टोबी फिर भी बच जाता है। नारुतो शिनो से सही निशाना लगाने को कहता है, लेकिन काकाशी समझाते हैं कि अबुरामे कबीले का काम करने का तरीका अलग होता है। थोड़ी देर बाद शिनो अपने कीड़ों को इस तरह फैलाता है कि वे टोबी को चारों ओर से घेर लेते हैं। काकाशी कहते हैं कि अब टोबी फंस चुका है और उसके लिए बाहर निकलना आसान नहीं होगा। शिनो भी कहता है कि अब उसे उसके जुत्सु का सच पता चल जाएगा। नारुतो यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। शिनो बताता है कि उसके पैरासाइटिक कीड़े टोबी का चक्र खा रहे हैं, लेकिन अचानक वह चौंक जाता है। टोबी की मौजूदगी उसके कीड़ों के बीच से गायब हो जाती है। शिनो हैरानी से कहता है कि यह नामुमकिन है। सकुरा पूछती है कि क्या यह टेलीपोर्टेशन जुत्सु था। शिनो मना करता है और कहता है कि उसके कीड़े टोबी का चक्र ले रहे थे, फिर भी वह अचानक कैसे गायब हो गया। काकाशी मन ही मन सोचते हैं कि टोबी बिना किसी मार्क या सीलिंग जुत्सु के कैसे गायब हो गया। क्या वह चौथे होकागे से भी ज्यादा ताकतवर है? यामाटो अपनी बॉडी को पूरी तरह सतर्क कर लेते हैं। सकुरा अनुमान लगाती है कि शायद टोबी अपने पूरे शरीर को नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ हिस्सों को गायब कर रहा है।
इसी वजह से कोई भी हमला उस पर काम नहीं कर रहा। तभी नारुतो कुछ महसूस करता है और ऊपर देखने को कहता है। कीबा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टोबी फिर बच जाता है और कीबा नीचे गिर जाता है। तभी जेत्सु वहां प्रकट होता है और कहता है कि खेल खत्म हो चुका है। सकुरा पूछती है कि वह कौन है। काकाशी बताते हैं कि वह अकात्सुकी का सदस्य है। वाइट जेत्सु बताता है कि सास्के की लड़ाई हो चुकी है और इताची उचिहा मारा गया है। यह सुनकर सकुरा हैरान रह जाती है और पूछती है कि क्या सास्के ने इताची को मार दिया। वाइट जेत्सु बताता है कि सास्के की हालत भी अच्छी नहीं है। नारुतो गुस्से में जेत्सु से पूछता है कि सास्के कहाँ है। तभी काकाशी को कुछ दिखता है और उनके माथे पर पसीना आ जाता है। मदारा वहां प्रकट होता है और कहता है कि वे फिर से यह खेल खेलेंगे। काकाशी उसके शारिंगन को देखकर समझ जाते हैं कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मदारा अलविदा कहता है और गायब हो जाता है। काकाशी फैसला करते हैं कि उन्हें सबसे पहले सास्के को ढूंढना होगा। नारुतो और हिनाता इलाके को स्कैन करते हैं। हिनाता बताती है कि लगभग 10 किलोमीटर दूर जंगल जल रहा है और आग काले रंग की है। काकाशी तुरंत समझ जाते हैं कि यह अमातेरासु है और सभी को अपने पीछे आने को कहते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि पूरा जंगल काली आग से घिरा हुआ है। काकाशी सावधान रहने को कहते हैं क्योंकि यह आग आसानी से नहीं बुझने वाली। यामाटो ज़मीन को 2 हिस्सों में बांटकर रास्ता बनाते हैं। इसी दौरान अकात्सुकी के अन्य सदस्य भी हलचल में होते हैं। जेत्सु उन्हें बताता है कि सास्के जीत चुका है और अब अकात्सुकी के हाइड आउट की ओर जा रहा है। टीम काकाशी घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन वहां सास्के नहीं होता। नारुतो दीवार पकड़कर निराशा में चिल्लाता है कि ऐसा हर बार क्यों होता है। दूसरी ओर सास्के को होश आता है। मदारा उसके सामने प्रकट होता है और कहता है कि उसने उसका चक्र भर दिया है और वह जीत चुका है। सास्के को इताची की यादें सताने लगती हैं। मदारा बताता है कि वह सास्के को कुछ बताने आया है। वह अपना परिचय देता है और कहता है कि वह भी एक उचिहा है। यह सुनते ही सास्के का शारिंगन सक्रिय हो जाता है। अचानक मदारा अमातेरासु की आग में जलने लगता है और दर्द से पीछे हट जाता है। वह बताता है कि इताची ने यह जुत्सु पहले ही उसके लिए सेट कर दिया था ताकि वह कभी सास्के से न मिल सके। मदारा सास्के को बताता है कि इताची ने उसके साथ कुछ किया था। वह अपनी आंखों की ताकत सास्के को देना चाहता था। सास्के यह सुनकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि इताची ऐसा क्यों करेगा। मदारा शांत स्वर में कहता है कि क्योंकि इताची उसे बचाना चाहता था। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।